हाँ देखिएगा, इसे बोलते हैं सिनेप्स। नेक्स्ट आता है आपका मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे विकसित होता है, तो होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं। कौन सा एंजाइम कौन सा हार्मोन्स कोशिका विभाजन में सहायक होता है, तो ये होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, ठीक से पढ़ लेना। उसके बाद है मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। उसके बाद आता है आपका डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ने के, दंतुओं को नहीं तंतुओं को, ठीक है ध्यान से। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। कौन जोड़ते हैं, हाइड्रोजन बंध। कौन जोड़ता है, हाइड्रोजन बंध। जो जल होता है, जल उसमें भी हाइड्रोजन बंध होता है, पानी में भी। इसी तरह से डीएनए के जो दो तंतु होते हैं, दो आपस में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना उसकी, तो उसको कौन जोड़ता है, हाइड्रोजन बंध। उसके बाद में मुकुलन किस में पाया जाता है, हाइड्रा में। मुकुलन किस में पाया जाता है, हाइड्रा। अब हाइड्रा क्या है, हाइड्रा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, ध्यान रखना। अब फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन्स आता है, एथिलीन। ठीक है, हाइड्रा में ये हो गया, और ये हो गया एथिलीन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन हाइड्रो का यूज़ करते हैं आपका हार्मोन्स का। उसके बाद समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। कितनी होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी, अनंत। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट समतल वही होता है दर्पण जिसमें हम चेहरा देखते हैं, कभी सोच रहे हैं कुछ और सा आ गया। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। कैसे, क्योंकि आपके जो वाहन होते हैं मोटरसाइकिल वगैरह है या बस है या ट्रक है, इन सब में जो कौन सा लेंस लगा होता है, उसमें दर्पण लगा होता है। उसमें जो दर्पण लगा होता है वो होता है उत्तल दर्पण, क्योंकि वो पीछे बहुत बड़ी गाड़ी आ रही होती है, उसे भी छोटा करके दिखाती है, इसलिए उसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी अधिक होता है, यही कारण है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, कभी कभी इस पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं न्यूमेरिकल। तो जब भी कभी वक्रता त्रिज्या दी हो तो उससे पहले आपको फोकस दूरी निकालनी होती है। अब देखिएगा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए, तो F बराबर, फोकस दूरी F बराबर होती है वक्रता त्रिज्या R/2, F बराबर R/2, और अगर हमें R बराबर निकालना है तो होता है 2F। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। तो दोबारा हिंदी में बता दूँ, n बराबर साइन a प्लस यानी a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटा साइन a बटे 2। ठीक, हाँ देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मतलब 99.9% इसके हैं चांस आने के। ये सवाल बहुत आता है, तो इसलिए ध्यान से देख लेना, फिर मत कहना कि बताया नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना। वायु के सापेक्ष जल और कांच, जल तथा कांच, इसका वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। ठीक है, वो कह रहा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसका जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलो कर लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है। उसने कहा वायु के सापेक्ष जल, पहले क्या है, वायु के सापेक्ष जल, वायु होती एयर तो इसलिए ए लिखा, अपवर्तनांक होता है n और जल होता है वाटर, तो ANW, इसीलिए ऐसा लिखेंगे। यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर दिया है 4/3, स्टार्टिंग में 4/3 दिया। दूसरा है वायु के सापेक्ष कांच का भी है, क्योंकि जल तथा कांच दिए ना, इसलिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये दिया आपको 3/2। ठीक, चलो जी, तो वायु के सापेक्ष कांच मतलब ग्लास, ग्लास होता है, गिलास मत समझना, गिलास तो पानी पीने के लिए यूज़ होता है, या आप मर्जी कुछ भी पियो। खांसी हो रही है फिर भी आपके लिए बना रहा हूँ, ये कम नहीं है, इसलिए थोड़ा मेहनत करना। ANG यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। हमें निकालना था जल का कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, तो कांच को हम पहले लिखेंगे, किसका निकालना था, जल का, तो जल को बाद में लिखा W। ठीक, बराबर, तो इसलिए आ जाएगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पहला वाला बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दूसरा वाला, 4/3, और बटे आ जाएगा इसके 3/2, दोनों होगा बराबर। तो 4/3 हम ऐसे रखेंगे, गुणा, जब ये 3/2 है तो जब गुणा में जाएगा तो उल्टा कर देंगे 2/3, अब इन दोनों की गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 किया 9, तो 8/9 क्या आ जाएगा, 8/9। बस यही आंसर हो गया, टेंशन क्यों ले रहे हो।
हाँ, बहुत से कह रहे थे वीडियो उल्टी बनती है। अरे उल्टी हो सीधी नीचे रख के देख लेना, सब ठीक हो जाएगा, ना उल्टी ना ही सीधी। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है, कहाँ होता है भाई? अनंत पर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं तक भी देख सकती है। आसमान में तारे होते हैं तुम्हें उनकी दूरी का अंदाज़ा नहीं है, और फिर भी है ना देख सकते हैं। सूर्य भी पृथ्वी से कई गुना यानी कई लाख मीटर किलोमीटर दूर है, और उसे भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं अनंत पर बनता है। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम किस रंग के लिए होता है? बैंगनी रंग के लिए। तो ध्यान रखना, प्रिज्म द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा? प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है बैंगनी रंग का, यानी कि प्रिज्म में अगर प्रकाश पड़ रहा है तो उसमें बैंगनी रंग जो होगा वो सबसे ज़्यादा इधर उधर फैल जाएगा, उसका विचलन ज़्यादा होता है। और वैसे सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन होता है वो किस रंग का होता है? सूर्य से जो रंग निकलते हैं उसमें प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है? हाँ, नीले रंग का प्रकाश सबसे अधिक फैलता है, इसीलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और लाल रंग को बहुत दूर से देखा जा सकता है, इसीलिए खतरों के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि खतरों के सिग्नल जो है वो लाल क्यों बनाए जाते हैं? तो खतरों के सिग्नल लाल इसीलिए बनाए जाते हैं। ठीक है। देखिएगा उसके बाद चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसे दिखाई देता है? काला। भाई कोई काला हो तो बुरा मत मानना, आकाश की बात चल रही है, आपकी नहीं। नेक्स्ट आता है आपके बाद 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? अभी तो हमने उस पिछली वीडियो में बताया था कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है, तो पहले वीडियो बनाई थी उसमें, तो सोच रहे इससे पिछली में। हाँ, कुछ लोग कहेंगे पिछली में कहाँ बताया। बाकी जो पीछे वीडियो मैंने डाल रखी हैं उसमें बताया था, जो अपलोड हो गई है, कि जो 1 किलोवाट घंटा बराबर 746 वाट। हाँ, वो सही है अपनी जगह। ठीक, लेकिन जो 1 किलोवाट घंटा उसे जूल में बदलना है, तो जूल में होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। उसके बाद आता है ओम के नियम का गणितीय रूप लिखना था, तो V बराबर होता है IR। V बराबर I इंटू आर होता है, या I बराबर V अपॉन आर, या R बराबर V अपॉन I। आप लेकिन इतना ही लिखेंगे, यही काफ़ी है। ओके। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम। ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट आ जाइए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो और भी अच्छी बात है। नहीं आएगा, टेंशन मत लो। देखिएगा 250 वोल्ट, इतनी मेहनत से बना रहे हैं, आना भी चाहिए। 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज़ वाले परिपथ में, क्या उस परिपथ का जो वोल्टेज है, वोल्ट कितना है? 250 वोल्ट विभवांतर है उसमें, और 5 एम्पियर फ्यूज है कि में धारा बह रही है परिपथ में। 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं? बताना है आपको, 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो देखिएगा V बराबर दिया है 250 वोल्ट, विभवांतर होता है। ठीक, I धारा को बोलते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए 5 एम्पियर, और वाट होता है पावर, तो 5 या 25 वाट। अब मानना बल्ब जो है उनकी संख्या जो है हमारे पास n मान ली हमने कि हमारे पास n बल्ब है, क्योंकि उसने हमसे पूछा कितने बल्ब, क्या पूछा उसने? वाट के कितने बल्ब, ठीक है, जल सकते हैं। अरे हम तो बहुत सारे जला देंगे, लेकिन यहाँ देखना कितने जलना है उसे देख लीजिएगा पहले। V बराबर 25 वोल्ट, I बराबर इतना है, माना बल्ब की संख्या हमारी n है। P बराबर, ध्यान से रखना इस बात को, ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। P बराबर होता है n गुणा 25, यानी कि जितने बल्ब है वो और गुणा हो गए उसकी सामर्थ्य, तो उसके बराबर होगी ना भाई। एक बल्ब की सामर्थ्य 25 वाट, तो n बल्ब की सामर्थ्य कितनी होगी? n गुणा 25 हो गई। ठीक है, और P बराबर होता है V इंटू आई। तो जब ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर, मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर है, तो VI बराबर आ जाएगा n गुणा 25। और V हमारे पास कितना है? जब मन निकालना है n बराबर, तो n बराबर आ जाएगा हमारा कितना? देखिएगा ध्यान से, n बराबर आ जाएगा हमारा n बराबर आ जाएगा V गुणा I और बटे 25। ठीक है। अब देखिएगा n बराबर, V कितना है हमारे पास? 250, तो हमने 250 रख लिया। I कितना है हमारे पास? 5, तो हमने 5 रख लिया। बटे में कितना है हमारे पास? 25 था, तो 25 रख लिया। 25 ही का नाम 25, एक बार चला जाएगा, ये जो 0 है ये उठ के यहाँ इसके साथ आ जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। ये ऐसे कर लो, 25 10 250, ठीक, गुणा 5।
अब ये तो हमने काट दिया, तो बचा क्या 10 गुणा 5, तो हमारे पास बचा 10 गुणा 5 और 10 पंजे कितना हो जाएगा n बराबर 50 बल्ब आंसर। ठीक है, तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं, एक वीडियो और अभी डालूंगा मैं थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा समय मिलेगा, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाऊँ, तो इसलिए आप लोग चाहे उसे सुबह देख लेना, और जिसे रात को जागने की आदत है भाई वो रात में देख लेना। ठीक है, गुड नाइट।